बुंदेलखंड की शान भाई कृष्ण कुमार के YouTube चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम राजनीति विज्ञान के चौथे पार्ट के प्रश्न के उत्तर लेके आए हैं। NCERT क्वेश्चन आपको पूरे आंसर दिए गए हैं। क्वेश्चन को नोट करना है, बार बार रिवीजन करना है और रिवीजन करते रहना है। वार्षिक इस पाठ की दृष्टि से बड़ी महत्वपूर्ण है। पूरे क्वेश्चन के आंसर इसमें आपको मिलेंगे, नोट कर लें और चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना है। ज्यादा बच्चों तक ये क्वेश्चन आंसर पहुंचना चाहिए। देखिए क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं। देखिए पहला क्वेश्चन हुआ, ये दूसरा क्वेश्चन है, उसका आंसर दिया गया है, जोड़ी मिलान की है। 1950-64 के दौरान भारत की विकास जो नीति थी वो क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता की रक्षा करना। पंचशील सिद्धांत शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व का सिद्धांत है। बडोंग सम्मेलन इसकी रणनीति गुट निरपेक्ष आंदोलन में हुई। दलाई लामा गए, तिब्बत के धार्मिक नेता जो सीमा पार करके चले गए। देख सकते हैं आप, ये जोड़ी का दूसरे क्वेश्चन का आंसर है। इस प्रकार से अपन को लिखना है, पहले आ साइड वाला लिखना है, फिर उसके बाद बा साइड वाला अपन को आंसर लिखते हुए पूरे आंसर का जवाब देना। तीसरा क्वेश्चन दिया गया है, नेहरू विदेश नीति के संचालन को स्वतंत्र एवं अनिवार्य संकेतक क्यों मानते हैं? अपने उत्तर दो कारण बताएं और इसके पक्ष में सहमति। तो नेहरू जी की विदेश नीति के संचालन को स्वतंत्रता का एक अनिवार्य संकेतक इसलिए मानते हैं क्योंकि विदेश नीति का संचालन वही देश कर सकता है जो स्वतंत्र हो। एक पराधीन देश अपनी विदेश नीति का संचालन नहीं कर सकता है, क्योंकि पूरे देखिए आप पूरा आंसर दिया गया है। चौथे का आंसर लेके चलते हैं। पूरा आंसर दिया गया है, क्वेश्चन देख लीजिए आप, और उसका आंसर दिया गया है, किसी भी देश की विदेश नीति का निर्धारण घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के अंतर्गत होता है। प्रत्येक राष्ट्र विदेश नीति बनाते समय अपनी जरूरतों एवं अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों को ध्यान में रखता है। उदाहरण के लिए भारत ने 1960 के दशक में जो विदेश नीति अपनाई उस पर चीन एवं पाकिस्तान के युद्ध, अकाल राजनीतिक परिस्थितियों तथा शीत युद्ध का स्पष्ट रूप से प्रभाव देखा जा सकता है। ये रहा चौथे का आंसर। देखिए आप, जो क्वेश्चन रहा ये आंसर है आपका, नोट करना है और बार बार इनके क्वेश्चन का रिवीजन करना है। ये पांचवा क्वेश्चन देखिए आप, पांचवे का आंसर दिया गया है कि भारत की विदेश नीति में चीन एवं पाकिस्तान के साथ जिस प्रकार की नीति अपनाई जा रही है उसमें बदलाव की आवश्यकता है, क्योंकि उसमें वांछित परिणाम नहीं मिल पा रहे हैं। इसी कारण वर्तमान समय में भारत को शीत युद्ध का अब कोई अस्तित्व नहीं रह गया है। जहां तक विदेश नीति के दो पहलुओं को बरकरार रखने की बात है तो प्रथम गुट देखिए आप, ये दिया गया पूरा आंसर। ये छठवें के देखिए आप, ये दिए गए हैं, आवासा के रूप में आंसर दिए गए हैं। तो आपको इस प्रकार से आंसर नोट करना है और बार बार रिवीजन करना है क्वेश्चन के आंसरों का। ये क्वेश्चन दोनों दिया गया है, भारत का परमाणु नीति और दूसरा है विदेश नीति के मामलों पर सर्वसहमति। पूरा क्वेश्चन आप देख सकते हैं, आप पूरा दिया गया है, इनको नोट करना है, क्वेश्चन भी लिखना है और आंसर भी की प्रैक्टिस करना है। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है आपको। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और शेयर कर लें। ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचाना है वीडियो को। देखिए ये दिया गया का आंसर, भारत की परमाणु नीति अनुच्छेद 51 के अनुसार राज्य को अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों से निपटाने के लिए मध्यस्थ का रास्ता अपनाने संबंधी निर्देश दिए गए हैं। जबकि बा में दिया गया है, विदेश नीति के मामलों में सर्वसहमति आवश्यक है, क्योंकि यदि एक देश की विदेश नीति के मामलों में सर्वसहमति नहीं होगी तो वह देश अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपना पक्ष प्रभावशाली ढंग से नहीं रख पाएगा। भारत की विदेश नीति के महत्वपूर्ण बिंदु जैसे गुट निरपेक्षता, साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद का विरोध, दूसरे देशों के से मित्रता पूर्ण संबंध बनाना है। यह भारत के विदेश नीति के तत्वों में से एक है। अंतर्राष्ट्रीय शांति भारत चाहता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए अब। देखिए क्वेश्चन दिया गया है, उसका फिर नीचे आंसर दिया गया है। क्वेश्चन को आप पढ़िए, समझिए, उसके बाद आंसर पर ध्यान दीजिए। आप आजादी के समय भारत ने
अपनी विदेश नीति का निर्माण शांति और सहयोग के सिद्धांतों के आधार पर किया, अर्थात भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी देशों के साथ शांति एवं सहयोग चाहता था। परंतु 1962 से लेकर 1972 तक भारत को चीन युद्ध लड़ना पड़ा। इससे कुछ हद तक भारत की विदेश नीति की सफलता भी मिली। ये पूरा दिया गया है। विदेश नीति की असफलता और सफलता के बारे में कुछ चीजें बताई गई हैं। अब युद्ध लड़े, कुछ हद तक भारत की विदेश नीति इसमें असफल भी रही मानी जाती है। यहाँ अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों का परिणाम थी। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी विदेश नीति के अंतर्गत सभी पड़ोसी देशों पर विश्वास जताया, परंतु चीन एवं पाकिस्तान ने उस विश्वास को पूर्ण रूप से तोड़ दिया। इसी तरह अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों में आप देख सकते हो में परिवर्तन आया। क्वेश्चन नंबर 8 रहा, भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे महत्वपूर्ण एवं शक्तिशाली देश है, कौन है? आप देख सकते हो। हाँ, अतः भारत की विदेश नीति का संचालन इस प्रकार से किया गया कि भारतीय उपमहाद्वीप में एक महाशक्ति बनकर के उभरे, क्योंकि यदि भारत इस क्षेत्र में एक महाशक्ति बनकर उभरता है तो इससे इस क्षेत्र के सभी देशों को लाभ पहुंचेगा। तथा 1971 के युद्ध से यह बात स्पष्ट हो गई कि भारत का महाशक्ति बनने की ओर कदम बढ़ गया है। क्वेश्चन नंबर 9 देख सकते हैं आप, दिया गया है, पूरा आंसर दिया गया है कि देखिए अब किसी देश का राजनीतिक नेतृत्व किस तरह का उस राष्ट्र की विदेश नीति का असर डालता है। भारत की विदेश नीति के उदाहरण देते हुए इस प्रश्न का विचार कीजिए। भारत की विदेश नीति ने उस देश की राजनीतिक नेतृत्व का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है। राजनीतिक नेतृत्व की विचारधारा के आधार पर ही देश की विदेश नीति का निर्माण होता है और निर्धारण होता है। उदाहरण के लिए भारतीय विदेश नीति का इसमें उदाहरण दिया गया है। लिखना है अपन को, नोट करते चलना है। क्वेश्चन नंबर 9 पहुंच गए अपन। पर इस राष्ट्र के महान नेताओं के व्यक्तित्व तत्वों का भी प्रभाव पड़ा है। पंडित नेहरू के विचारों से हमारी विदेश नीति पर्याप्त प्रभावित हुई है। पंडित नेहरू साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद व फासिस्टवाद के विरोधी थे और वे समस्याओं का समाधान करने के लिए शांतिपूर्ण मार्ग के समर्थक थे। वह मैत्री, सहयोग व सह-अस्तित्व के पोषक थे। साथ ही अब न्याय का विरोध करने के लिए शक्ति सहयोग के समर्थक थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने विचारों द्वारा अपने विदेश नीति का निर्धारण किया। क्वेश्चन नंबर 10 देख सकते हैं आप, पॉइंट बाय पॉइंट दिया गया है। काखागाजी क्वेश्चन दिए गए हैं, आप पूरा देख सकते हो आप। नेहरू सैन्य गुटों से दूरी क्यों बनाना चाहते थे? क्या आप जानते हैं कि भारतीय सोवियत संधि गुटनिरपेक्षता के सिद्धांतों का उल्लंघन हुआ है? अपने उत्तर समर्थन में तर्क दीजिए। तो आपको ये क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना है। कमेंट बॉक्स में आप अपने जवाब जरूर दीजिए। तो आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो को शेयर ज्यादा से ज्यादा करना है आपको। देखिए दिया गया है, का आंसर दिया गया है। पंडित नेहरू सैन्य गुटों से इसलिए दूरी बनाना चाहते थे क्योंकि किसी सैन्य गुट में शामिल होकर के एक देश स्वतंत्र नीति का निर्धारण नहीं कर पाता है। इसके साथ साथ सैन्य गुट युद्धों को भी बढ़ावा देता है। दूसरा है, भारत सोवियत मैत्री की संधि में गुट निरपेक्षता के सिद्धांत का उल्लंघन नहीं हुआ, क्योंकि इस संधि के पश्चात भी भारत गुट निरपेक्षता के मौलिक सिद्धांतों पर कायम रहा तथा सोवियत संघ की सेनाएं भी आपने इसमें देखा। ये दूसरी का आंसर आपका चल रहा है। सेनाओं के बारे में दिया गया है। संधि, भारत गुट निरपेक्षता के मौलिक सिद्धांतों का कायम रहा। सोवियत संघ की सेनाएं भी ये अफगानिस्तान में पहुंची और अपने भारत ने उसकी आलोचना की। गा नंबर पे दिया गया है, आप नोट कर लीजिए। यदि विश्व में सैन्य गुट नहीं होते तो गुट निरपेक्षता प्रासंगिक बनी रहती। जी आपको कैसा लगा? आपको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है। वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर करते चलना है। आंदोलन की स्थापना शांति एवं विकास के लिए की गई थी। यह शांति का विकास के लिए चलाया गया कोई भी आंदोलन कभी भी